नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 20 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। आप लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यूपीएससी रीपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। 2021 की कंप्लीट आपको तैयारी यहाँ पे यूपीएससी में कराई जाएगी, ठीक है। और आपका जो सोशल मीडिया होता है उसमें हमारे कई सारे चैनल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे है स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर हो गया, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज हो गया, और ओनली यूपीएससी नाम से चैनल्स हैं। ये सारे ही फ्री हैं। इसमें हम लोग पेड पीडीएफ की जो है फ्री पिक्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। पेड पीडीएफ की पिक्स फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक, ये है चीज़। और टॉपिक्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो है ये वाले, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी हिस्ट्री से है, प्रसाद स्कीम आपका आर्ट एंड कल्चर से है, और आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ इंटरनेशनल रिलेशन है, यूपी की 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये आपका जो है गवर्नेंस से संबंधित हो गया, जीएस पेपर 2 से है, और व्हाट इज़ IATA ट्रेवल पास, ये करंट अफेयर से आपका आ सकता है जीएस पेपर 3 में से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप पहला टॉपिक उठा लेते हैं हम लोग। जीएस पेपर 1 में देखिए, हिस्ट्री में जो आपका है महाराजा रणजीत सिंह जी, एक पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो है महाराणा रणजीत सिंह जी की जो एक मूर्ति थी 9 फीट की, उसको तोड़ दिया गया। एक मतलब रेडिकल आउटफिट है वहाँ पे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाम से, उसने लाहौर फोर्ट में ये लगी हुई थी इनकी महाराजा रणजीत सिंह जी की स्टैचू, उसको जो है इन्होंने तोड़ दिया, जो कि पाकिस्तान का अभी पंजाब प्रोविंस में आता है। तो ये होता है, कई लोग होते हैं ना डिस्ट्रक्टिव माइंड के, उनको वो खुद से कुछ कर नहीं पाते, अपनी लकीर खुद से बना नहीं पाते, तो दूसरे की लकीर काटते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग से जो है थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, और जहाँ मौका मिले उनको जो है तोड़ भी देना चाहिए। खैर, जो है ये तहरीक, इस पर क्या हुआ कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने काफ़ी रिएक्शन दिया, और ऐसे लोगों को जो है तहरीक जो है लब्बाक पाकिस्तान, इनको जो है जवाब थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा, और भी मिलना चाहिए। वैसे महाराजा रणजीत सिंह के संबंधित जो हमारी कोर्स में या फिर जो सिलेबस में या फिर जो क्वेश्चन पूछा सकता है वो समझ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ 1780 में। कहाँ? इनके माता जी का नाम था राजकौर, और महासिंह सुकेर चकिया जो है ये जो है आपका उनके ये पुत्र थे। और राजकौर जो थी, ये डॉटर थी राजा गजपत सिंह जी की, जींद जो है गुजरांवाला जो है माझा रीजन, जो कि अभी पाकिस्तान में पंजाब का है, उसका है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में कि शेर पंजाब या फिर लायन ऑफ पंजाब किसे कहते थे, तो आपका महाराजा रणजीत सिंह जी को ही बोलते थे। अच्छा बताइए, लाला लाजपत राय जी को क्या बोलते थे, ठीक है ना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी कुछ नाम था, मिलता जुलता नाम था, इसलिए पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। ये पहले महाराजा थे सिंह अंपायर के, और नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था, जो आज का मतलब ये समझ लो कि पाकिस्तान में जो पंजाब रीजन है, अफगानिस्तान, उधर के ये राजा थे, महाराजा थे बल्कि, ठीक। आपका अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो यानी कि 1800 से 1850 के बीच में। और जो है ये, हालांकि इनकी डेथ हो गई थी 1839 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये बचपन में इनको जो है स्मॉल पॉक्स हो गया था, चेचक बच गए थे, और उसके बाद पहली लड़ाई इन्होंने अपने फादर के साथ में 10 साल के थे तभी लड़ी थी, और इनके जब फादर की डेथ हो गई, और जो है तब इन्होंने कई बार अफ़गान्स को काफ़ी बार इनको भगा कर अफ़गानियों को जो है इन्होंने काफ़ी बार हराया भी था, और अपना जो है पंजाब का एरिया में अपना महाराजा बने रहे थे। आपका 21 साल में महाराजा बन गए थे, ठीक। इन्होंने पंजाब रीजन अपना लीडरशिप निभाई अपनी 1839 तक। 12 साल की उम्र में इनके पिता की डेथ हो गई थी, और फिर इनको फादर का जो सुकेर चकिया मिसल थी, कई सारी मिसल थी, तो एक संघ तरीके से समझ सकते हो आप, तो वो मतलब इनको मिला, जो है इनहेरिटेड विरासत में मिला इनको, और इनकी मदर ने फिर इनको पाला
लखपत राय जी जो एक कोई थे उनके साथ में। और फिर जो है इनका पहला अटेम्प्ट जो है इनकी ज़िंदगी पर 13 साल पे ही हो गया था। हशमत खान नाम का कोई था, उसने किया था, हालांकि इन्होंने उनको मार दिया। और जो है इनकी एक आँख जो थी वो लेफ़्ट वाली वो इनकी चली गई थी, तो मतलब एक आँख थी इनकी खाली, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरीके से इतने बड़े महाराजा और दिव्यांगजन बोल सकते हैं इनको, मतलब थोड़ा सा, तो फिर भी देखो कोई मतलब लिमिट नहीं है, अगर आप चाहो लीडरशिप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक चीज़ को दर्शाता भी है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कौन सा किया था ऑपरेशन, कौन सा था वो जो आपका जो दिव्यांगजनों से संबंधित था, आपका नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख एरिया में जो लैंड वैंड करने की बात थी, बताइए उसका क्या नाम था, ऑपरेशन करके था ना नाम, कमेंट करके बताइए। ठीक, 18 साल की उम्र में जो है इनकी मदर भी मर गई और लखपत राय भी ख़त्म हो गए। फिर इनकी जो पहली बीवी थी उनकी मतलब वो जो सास थी, मदर इन लॉ थी, उन्होंने फिर इनको संभाला। और उसके बाद फिर जो है कई सारे वॉरिंग मिसल थे, मतलब कि आपस में लड़ते रहते थे पंजाब रीजन में। 12 तो सिखों के थे और 1 मुस्लिमों का था, ठीक है, आपका जो है मिसल। तो इन्होंने एक बड़ा काम ये किया था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रोविंसेस को जोड़ा था ना भारत में, वैसे ही इन्होंने सारे जो सिख के मिसल थे उनको एक साथ जोड़ा और जितने भी लोकल किंगडम थे उनको एक साथ जोड़ के सिख अम्पायर बनाया था। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इन्होंने रिपीटेडली जो है डिफीटेड जो कई सारे अफगानिस्तान से उधर से जो है इनके ऊपर आते थे, इन्वेजन होते थे, उनको ये लोग बहुत आराम से हरा देते थे। ठीक, ब्रिटिशर्स से इन्होंने दोस्ती करी, एक ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप वाली हुई थी, ठीक है ना। किस जो है गवर्नर जनरल या फिर किस जो है जनरल के अंतर्गत हुई थी ब्रिटिश के, उसका नाम बताइएगा। ठीक, रणजीत सिंह जी का जब तक रन रहा तो इन्होंने काफ़ी सुधार लाए, आधुनिकरण लाए, निवेश लेके आए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो है एक जनरल प्रॉस्पेरिटी, सामान्य जो है समृद्धि आई। इनकी एक जो आर्मी था उसका नाम था खालसा, और गवर्नमेंट में इनके सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे और यूरोपियंस भी थे। इनके से अगर कभी पूछ ले कि सिखों में जो है इनकी आर्मी में यूरोपियन भी थे, तो एकदम मतलब वो मत करना, थे, बिल्कुल थे। ठीक, 1830 में जो है रणजीत सिंह जी, और एक रणजीत सिंह जी ही एक वजह भी थे कि पंजाब जो है ब्रिटिशर्स ने सबसे लास्ट में कब्जा कर पाए थे, क्योंकि जब तक ये थे तब तक वो लोग हमेशा दोस्ती रही, तो ज़्यादा मतलब दोस्ती भी ब्रिटिश क्यों करता है किसी सामने, जब सामने वाला ताकतवर हो, समझ में है ना। ये वैसे भी ज़िंदगी का एक उसूल बना लेना, आपको दूसरा वाला तभी जो है तवज्जो देगा, जो है रिस्पेक्ट देगा आपको, जो है मैं सच बता रहा हूँ ये चीज़, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ, जब आप खुद में पावरफुल होंगे, खुद में अगर आप जो है समृद्ध, खुद में जो है आप स्थिंदन नहीं होंगे, तो सामने वाला आपको मौका देखते ही, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ये है कि रणजीत सिंह जी जब तक थे तब तक ब्रिटिशर्स उनको जो है नहीं कब्जा किया पंजाब को, जैसे चले गए आपस में लड़ाई करवा दी ब्रिटिशर्स ने, और फिर जो है फिर पंजाब को सबसे आखिरी में इन्होंने एक्वायर किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो। ठीक, तो हालांकि इनकी जो डेथ है ये अल्कोहलिज्म और लीवर फेल होने की वजह से बताया गया था, और जो है नींद में इनकी डेथ हो गई थी 17 जून 1839 को। अच्छा नहीं था, कितना मज़ेदार, मतलब ये वाला पर्सनालिटी बेस्ड वाले जो होती हैं चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती है। रणजीत सिंह जी तो वैसे भी एक जो है आइकॉनिक फिगर है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसाद योजना। अब प्रसाद योजना से जो है हम लोग पहले इस पर आंसर भी लिख चुके हैं, इस पर नोट्स भी बना चुके हैं। प्रसाद योजना होता है, एक हृदय योजना होता है, ठीक है। हृदय योजना जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन का होता है, प्रसाद योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, ये ऐसे याद रखना। और अभी क्या हो रहा है कि मोदी जी जो कि सोमनाथ जो मंदिर है उसका एक ट्रस्ट है, उसके जो है ये अध्यक्ष भी हैं, और अभी जो है फिर से इसका जो है इनॉग्रेट किया जा रहा है, फाउंडेशन स्टोन जो है लगाया जा रहा है आपका 20 तारीख को, आज मतलब लगाया जाएगा। सोमनाथ गुजरात में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं मोदी जी। ठीक, और ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत, प्रसाद स्कीम के अंतर्गत। तो एक सोमनाथ का जो है आपका प्रोमिनेंट बनाया जाएगा। प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज, मतलब कि आपका जो है तीर्थ यात्रा, रेजुवेनेशन, कायाकल्प और स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, मतलब जो ऐसी जगहें हैं तीर्थ यात्रा वाली उनको जो है बढ़िया से करते हुए, जितना वहाँ पे पहुँचने वाली चीज़ें, रेल, रोड, ये सब कुछ करते हुए वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाओ बस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का ही तो है ना। तो 47 करोड़ में कई सारी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, और इसमें क्या क्या है, सोमनाथ प्रोमेनेड है, सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर है, जो पुराना सोमनाथ मंदिर था इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है रिकन्स्ट्रक्ट करी जाएगी, जो पुराना
सोमनाथ का मंदिर था, वहां पे ही सोमनाथ एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी केंद्र बना जाएगा और सोमनाथ प्रोमेनेड भी बनाया जा रहा है। एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे, अच्छा आपको जैसे नहीं पता है तो बता दूं, सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका जो शिव भगवान होते हैं हमारे, तो उनके 12 ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो एक शिवा मंदिर है, ठीक, शिव जी का मंदिर है ये, और इसीलिए एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे पार्वती जी की मंदिर की भी होनी है, ठीक है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है भैया, टूरिस्ट को लाना की बात भी तो होगी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद किसी को बुलाया नहीं, तो ये वाली बात भी है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भैया इतनी मोटिवेशन मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ाता हूँ, इतने बड़ी बड़ी चीज़ देता हूँ, आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो नहीं करो, तो फिर कैसे होगा, ये वाली चीज़ है। आवाज़ को कैसे स्प्रेड करोगे यार, आपके भाई की आवाज़ आगे तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, तो उसको आप किया करिए, ठीक। तो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, और जो एग्जिबिट करेगा कि भैया ओल्ड सोमनाथ टेम्पल में स्कल्पचर कैसे क्या है, जो कि आपके नगरा स्टाइल में थे। जैसे आप लोगों को पता है, अगर भारत में देखा जाए तो जो है आपका ये उत्तरी भारत में नगरा स्टाइल का जो है आपका वो था टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक। बीच में आपका जो है वेसारा है, और जो है साउथ में आपका जो है शिखरा स्टाइल है, ठीक। इतना तो याद है ना। ये कुछ चीज़ें देखो, मैं आप लोग को आज होमवर्क देता हूँ एक और, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th क्लास वाली आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली, उसकी जो लास्ट में ग्लॉसरी दे रखी ना, आज जाके रट डालना, ठीक है, रट डालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी ने अगर प्रीवियस से क्वेश्चन देखे हैं, मैंने बताया भी है स्ट्रेटजी में, देखना डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन से, जैसे चैत्य क्या है, विहारास क्या है, गर्भगृह क्या है, आज अभी इसमें बताऊंगा भी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गर्भगृह क्या, ये बिल्कुल सीरियस है। पंचयतन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली आए, तो उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग को जो है पेड ग्रुप में वैसे भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो ये अलग अलग जो है आपके शिलापत्य होते थे, आर्किटेक्चर होते थे आपके, तो नॉर्थ में ये आपका नगरा स्टाइल था। इसका रिकन्स्ट्रक्शन भी होना है ओल्ड सोमनाथ जो टेम्पल है उसका, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 3.5 करोड़ रुपए में करीबन, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। इसी के अभी जो है प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, ठीक। अच्छा, इस टेम्पल को जो है अहिल्याबाई टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्वीन थी अहिल्याबाई इंदौर की, उन्होंने इसको बनवाया था व्हेन शी फाउंड द ओल्ड टेम्पल, ठीक। कई बार इसको तोड़ा गया है, अभी सारी हिस्ट्री बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंटायर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो था उसको फिर से रीडेवलप किया गया था, ताकि जो है किया जा रहा है, ताकि जो है पिलग्रिमेज जो तीर्थयात्री आते हैं तो उनके ऊपर मतलब टूट टाट ना कि गिर विर ना जाए, इसके लिए है। और आपका पार्वती टेम्पल जो है ये 30 करोड़ रुपए में बन रहा है करीबन, और आपका जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अब, ठीक, जो पार्वती मंदिर जी का आपका वो है सोमपुरा सलत स्टाइल के उसमें हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मेन डाइटी जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनकी मूर्ति रखी जाती है, ठीक। तो ये इसको जो है इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र जगह। और नृत्य मंडप जो आपका जो जैसे ये आपका शिखरा स्टाइल है, तो यहाँ पे जो आपका गर्भगृह होगा, फिर यहाँ पे जो होता है ना जहाँ पे जो है गाय, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। तो वो मंडप, उसको नृत्य मंडप बोला जाता है, ठीक। तो ये पहले वाले टाइम पे जो है वहाँ पे नृत्य तो होता होगा, तो ये वाली चीज़ है। बाकी प्रसाद योजना जो है आपको बताया, नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजर्वेशन करना है, तीर्थयात्रा कार्यकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान है, और ये 2014-15 में चालू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि केंद्र गवर्नमेंट ही पूरा इसमें पैसा लगाती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, एकीकृत विकास करना है, आइडेंटिफाई जो भी किए गए हैं तीर्थ यात्रा वाले और हेरिटेज डेस्टिनेशन जो है विरासत वाले, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो भैया, रेड रोल वाटर पहुंचाओ, ट्रांसपोर्ट करो, कनेक्टिविटी, बेसिक टूरिज्म फैसिलिटी, जो सारी चीज़ें करो। सोमनाथ टेम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है इसकी हिस्ट्री है, ठीक। इसको जो है डीओ पाटन भी बोला जाता है। वेरावल सौराष्ट्र रीजन में ये पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट में, पश्चिमी कोस्ट गुजरात में पाया जाता है। ये पहला जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला माना जाता है, ठीक। ये जो साइट है सोमनाथ जी की, ये पिलग्रिमेज साइट है, तीर्थ यात्रा होती है एंशियंट टाइम से, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता था, जैसे कि अपना प्रयागराज है ना इलाहाबाद, तो वहाँ पे क्या होता था, गंगा जमुना सरस्वती, तो वहीं सरस्वती यहाँ पे भी है। पहले सरस्वती यहाँ बहती थी, सॉरी, पहले सरस्वती गंगा जमुना, गंगा जमुना आपकी, गंगा यमुना सरस्वती वहाँ पे जाती थी। लेकिन क्या हुआ देखो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे गंगा ये आई आपकी इलाहाबाद यहाँ पे मान लो, ठीक।
फिर यहाँ पे ये आपका यमुना आई, यहाँ पे ये मिल जाती थी। यहाँ पे सरस्वती जो रिवर थी वो भी ऐसे आके मिलती थी, लेकिन क्या हुआ, जो ये एरिया था ये यहाँ से नीचे से उठ गया। ध्यान रखना, समझना, जो मतलब जोग्राफिकल आए हैं वो बता रहा हूँ वैसे, ताकि आप लोग को आगे समझ में आए क्या चीज़ है। तो जब ये उठ गया तो ये इसको जो है रिवर पायरेसी भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये हट के ये इधर मुड़ गई, ठीक है ना। तो तब ये जो है पहले सरस्वती जो रिवर थी, कपिला, हिरन और सरस्वती मिथिकल इसलिए बोला जा रहा है, ये वहाँ पे जाके मिलती थी और इसीलिए सोमनाथ टेम्पल यहाँ पे होता था। हालांकि फिर बाद में क्या हुआ कि ये इतना उठ गया कि ये जो है फिर कट ऑफ ही हो गया। अब ये ऐसा नहीं मिलियन ईयर्स में उठता है, तो धीरे धीरे तो ये वाली चीज़ है। तो ये पानी जो है वो कट ऑफ ही हो गया और जो है इनलैंड ड्रेनेज में चेंज हो गया, मतलब कि ये अब जो है महासागर में या फिर समुद्र में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, सोम जो है आपका ये मून गॉड होते हैं, और यहाँ पे बोला जाता है कि सरस्वती रिवर में नहाकर ये अपने जो भी कर्ज हैं उनको ढोते थे, पापों को। और यहाँ पे अगर पॉपुलर ट्रेडिशन देखा जाए तो ये जे गॉर्डन मेल्टन, ध्यान रखना, सोमनाथ जी से संबंधित है टेम्पल से। इन्होंने बताया कि पहला शिवा टेम्पल जो बनाया गया सोमनाथ का वो कब बना, टाइम नहीं पता, ठीक। सेकंड वाला जो है यादव किंग्स ने बनवाया, वल्लभी के जो थे 649 CE में, ठीक है। 1024 में जो है भीमा फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ कि तुर्की मुस्लिम रूलर था महमूद गजनी, इसने अटैक कर दिया। अब होता क्या था समझना, जो टेम्पल्स थे जैसे आज ATM होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे टेम्पल ATM होते थे, सारा खजाना यहीं पे होता था, समझ रहे हो। तो ये जो लुटेरे टाइप के लोग थे, जो भिखमंगे टाइप के, और जो है जिनके यहाँ कुछ होता नहीं था, तो ये भूखे शेर तो नहीं, गीदड़ों की तरीके से जो है आ जाते थे ये हमारे यहाँ देश में, और जो है मंदिरों पे हमला करते थे। और मंदिरों में जो है उनको मालूम था कि सारा सोना और सारी जो है ये उस समय की ATM, जैसे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और एक साथ इनको और कहीं जाना ना पड़े, मतलब जो है वो भी थे, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते थे, ठीक। और वहाँ पे क्या है, पुजारी है, कोई डिफेंस भी ज़्यादा नहीं होता था शुरुआत में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने रेड करी और जो है इसको तोड़ वोड़ दिया था। 20 बिलियन दिनार लेके गए थे, समझ रहे हो, 20 मिलियन ये चीज़ है। और जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज टूरिस्ट स्पॉट है ये काफ़ी गुजरात का, ये कई बार रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, कई बार इसको तोड़ा गया है मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, ठीक है, और रूलर्स के द्वारा। और प्रेजेंट ये हिस्ट्री में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये प्रेजेंट जो मंदिर है ये चालुक्य स्टाइल में बनाया गया हिंदू टेम्पल, और ये आर्किटेक्चर और कंप्लीट हुआ था ये 1951 में। अब ये रिकन्स्ट्रक्शन कराया जा रहा है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इसको जो है रिकन्स्ट्रक्शन कराया था, और जब उनके मरणोपरांत जो है पूरा हो गया था, अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको करा रहे हैं, और ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, ठीक। तो ये काफ़ी दो चीज़ें हमारे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से हो गई हैं। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। किससे संबंधित हुई है? डिजास्टर से संबंधित। देखो, ऐसा होता है कि साइक्लोन, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, साइक्लोन आता है तो ये होता है कि अरे जो है आपका उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश में लड़ने वाला है, लैंडफॉल होने वाला है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वो कुछ जो है क्या करता है कि ये ज़मीन है, यहाँ पे जब ये साइक्लोन आने लगता है तो ये जो है ऐसे घूमते घूमते, तो यहाँ पे मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, जो है भी, तो जो है ऐसे जब ये घूमते घूमते ऐसे इधर चलने लगता है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है। तो क्या है कि ये मूव कर जाता है बांग्लादेश की तरफ। क्यों? क्योंकि उस तरफ जो बांग्लादेश में, अगर आप इसका वो देखोगे, मैप देखोगे, देखो ये, तो ये देख लो पानी पानी पानी, पूरा पानी पानी एरिया है, बहुत पानी है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल बोलते हैं वैसे, ठीक है, ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो जो है यहाँ पे साइक्लोन जो है ज़्यादातर मुड़ जाता है इधर, और यहाँ पे मॉइस्चर उसको आसानी से मिल जाता है, पानी इतना ज़्यादा, और यहाँ पे तहस नहस बहुत मचाता है भैया साइक्लोन। तो अभी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक। डिजास्टर प्रबंधन, आपका जो है सहनीयता यानी कि रेजिलियंस और मिटिगेशन शमन से संबंधित हुआ है हमारे जो है इंडिया की तरफ से, और बांग्लादेश की डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ की तरफ से, ठीक। और मैंने आपको बताया रीज़न क्या है, सब बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसमें सिर्फ भारत ही बांग्लादेश की मदद करेगा ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी भारत के साथ भारत की मदद करेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी दोनों को एक दूसरे की मदद करेंगे। म्यूचुअल सपोर्ट है इसमें, दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। और लार्ज स्केल डिजास्टर जब भी होगा तब जो है ये रिलीफ, रेस्पॉन्स, रिकन्स्ट्रक्शन, रिकवरी, ठीक है ना, राहत कार्य, पुनर्निर्माण, यथास्थिति प्राप्त करना, त्वरित बचाव करना, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो है इन्फॉर्मेशन भैया एक दूसरे के पास होनी चाहिए
कैसे रोका जाए, साइंटिफिक डेटा, ये सारी चीज़ें, कोऑपरेशन एक दूसरे को करना चाहिए, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सर्विसेज, है ना, रिसर्च एंड रेस्क्यू, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ ट्रेनिंग भैया दो, तभी तो ऑफिशियल को ट्रेनिंग दोगे तभी तो अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट हो पाएगा। साथ ही साथ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली एक्सरसाइजेस भी करते रहो बायलैटरल, कभी कभी सर्च एंड रेस्क्यू कर लो, ह्यूमैनिटेरियन वाली जो होती हैं, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ वाली जो बोली जाती है SDR HADR करके, ठीक। शेयर स्टैंडर्ड और ये जो है मानक वानक जो है टेक्नोलॉजी, ये सब भी शेयरिंग करो, एक्सचेंज करो पब्लिकेशन मटेरियल, टेक्स्ट बुक, गाइडलाइन, आपका जॉइंट रिसर्च इन दोनों में होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में, कि भैया कैसे डिजास्टर कम किया सके। बेनिफिट देखिए यहाँ पे यही है कि इंडिया बांग्लादेश में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म अगर अच्छा हो गया तो काफ़ी जान माल का जो नुकसान हो जाता है उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट, ठीक, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन मिटिगेट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश की 2 चाइल्ड पॉलिसी, देखिए ये 11 जुलाई जिस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है उस दिन इसका मसौदा यानी कि ड्राफ्ट लाया गया था और ये बोला गया था कि कुछ टाइम दिया जा रहा है, तो उसके बाद कि लोग जो है इस मसौदे पे अपना जो है सजेशंस दे सकते हैं। तो 8000 के ऊपर सजेशन कुछ आए हैं और जो उत्तर प्रदेश का स्टेट लॉ कमीशन है उसने सबमिट कर दी रिपोर्ट ड्राफ्ट बिल के साथ में कि नया पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ क्या होगा 2 चाइल्ड पॉलिसी के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक। अब इस पैनल जो चेयरपर्सन जो थे इस पैनल के, उनका नाम था आदित्यनाथ मित्तल जी, ठीक। इन्होंने ड्राफ्ट बिल अब जो बना के दिया है सजेशन के बाद, उसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। इसको चीफ मिनिस्टर जी को दे दिया गया है, योगी जी को। और इसके बाद जो है कमीशन जो है लास्ट मंथ इसने बोला था कि भैया अपने अपने सजेशन दो, तो 8500 तक सजेशन आए थे। अच्छा, कौन से सजेशन माने गए हैं? देखो यहाँ पे पहले ही बोला गया था कि सिर्फ BPL जो फैमिलीज़ हैं अगर उनका एक बच्चा है और वो खुद से जो है अपना ये वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, नसबंदी कराते हैं, तो उनको कई सारे जो है बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अब यहाँ पे कहा गया है, सजेशन कई लोगों ने दिया था कि BPL को ही क्यों, बाकी लोग कुछ कर रहे हैं तो उनको भी दिया जाना चाहिए, ये वाली चीज़ तो माना गया है। हालांकि उन्होंने रिजेक्ट किया है, एक चीज़ मांगी गई थी, कई लोग बोल रहे थे कि भैया राइट टू वोट हटा दो, अगर किसी के जो है 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो राइट टू वोट हटा दो, साथ ही साथ जो है रिजर्वेशन आरक्षण उनको ख़त्म कर दो, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें कोई भी जो है आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ राइट टू वोट, हालांकि ये रिपोर्ट में लिखा है, आप लोग बताइए कितना सच है। राइट टू वोट यहाँ बताया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक। यहाँ तक तो चलो ठीक है, UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुका है इस बारे में और मैंने भी तब मैंने पेपर दिया था वाला, मैंने भी इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही माना था और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही बताया था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि ये एक फंडामेंटल राइट भी है, तो ये कितना सही है आप लोग कमेंट करके बताइए, देखें कितना लोग जो है कुछ सीख रहे हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट में तो कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, तो हम इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट हम इस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि UP की बात हो रही है ना। तो ये चीज़ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है आपका 11 जुलाई को, उस दिन लाई गई थी। ये पॉपुलेशन जो पॉलिसी है 2021 से 30 है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ, जैसे स्टेट PCS वाले एग्जामिनेशन में कि 2022 से 32 है कि 2031 से 51 है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। तो गिव इंसेंटिव, मतलब ये पॉपुलेशन जो भी कंट्रोल कर रहा है उनको प्रोत्साहन किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। 2 बच्चे जिसके होंगे, ठीक, जिसके 2 बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। कल्याणकारी स्कीम्स में राशन कार्ड जो है ये कहा गया है कि भैया अगर 2 बच्चे ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर 4 से ज़्यादा है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और ये सब मसौदे में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो इनएलिजिबल हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे प्रमोशन भी उनको नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो भैया देख लेना। और प्रोविज़न ये भी कहता है कि वुड कम इनटू फोर्स 1 ईयर आफ्टर दैट। अच्छा, ये कहा गया है कि गजट जब, ये भी ड्राफ्ट है, ठीक, अब ये जाएगा आपका विधानसभा विधान परिषद में जाएगा और वहाँ पे पास हो जाएगा। पास होने के बाद तब लागू नहीं हो जाता एकदम से, जो कानून होता है, कानून लागू होता है कि गजट में जो डेट लिखी गई है। तो अभी यहाँ पे बताया गया मसौदे में कि गजट जिस दिन आएगा उससे 1 साल के बाद से इसके प्रोविज़न लागू होंगे, ठीक। और कई सारे इंसेंटिव भी जो है आपके इसमें दिए जाएंगे पब्लिक सर्वेंट्स को, अगर वो लोग ये वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन जो है खुद से स्वयं स्वैच्छिक जो है बांधीकरण या फिर नसबंदी ये सब कराते हैं। तो पॉलिसी का एम यही है भैया। आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है UP वाले, खास तौर पे सुन लेना। देखो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि ये दिखाता है, वैसे 2.1 जो होता है उसको रिप्लेसमेंट रेट भी बोलते हैं। इसमें ये कहता है कि भैया हमारे 2 वाली चीज़ होती ना,
तो 2 लोग अगर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो पॉपुलेशन जो है ना घटती ना बढ़ती, जितनी उतनी हो जाती है। आप कहोगे 0.1 भी तो है, तो कुछ लोग जो है अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर यहीं कोई 4.2 इस तरीके से हो तो पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार और यूपी में इसी तरीके का है माहौल। तो इसमें कहा गया है कि 2.7 से 2.1 करना है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट है 2026 तक, और 1.7 करना है 2030 तक। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं हमारे। ठीक, और ये है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, गर्भ निरोधक जो प्रसार है वो बढ़ाना है, 52% तक करना है 2030 तक। मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल बहुत ही इसमें जो है हिचकिचाते हैं कि हम ये सब नहीं करेंगे, तो ये इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, ये अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको ये बोला जा रहा है कि 16% तक करना है। देख रहे हो कितना कम है इनके लिए, मतलब इतना ही मान जाए तो बड़ी बात है। डिक्रीज़ करो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, महिलाओं जो माएँ होती हैं उनकी जो डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, उसको कम करना है। आपका 98 करना है जो 2030 तक, और बच्चों की जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, इन्फेंट की मतलब 30 दिन के अंदर अंतराल में, वो 22 करना है। और अंडर 5 मतलब 5 साल के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 25 करना है 2030 तक। यहाँ पे एक उसका चार्ट बना लेना इस पॉलिसी से। ठीक है, उपरोक्त विधेयक के संबंधित चिंताएं क्या हैं? चिंताएं यहाँ पे ये है कि भैया जब भी देखा गया है, चाइना में भी देखा गया है, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो लोगों ने क्या किया कि देखो अल्ट्रासाउंड की मशीनें निकालो और देखो कि इसमें लड़का है कि लड़की है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है लड़का है तो सब कुछ है और लड़की है तो सब कुछ नहीं है। ठीक, तो ये जो ऐसी धारणा है, बिल्कुल पौराणिक धारणा है, जो मतलब एंशिएंट काल वाली, उसकी वजह से काफ़ी जो है दिक्कतें होती हैं। क्या होता है, इस तरीके की जब पॉलिसी आती है तो लोग जो है अल्ट्रासाउंड की मशीनें निकलवा के, पहले भ्रूण की जाँच करवा के, और फिर जो है अगर मान लीजिए गलती से उनको गर्ल दिखती है तो उसकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो ये एक बड़ा जो है सच है, इसको इकोनॉमिक सर्वे में ही बोला गया है। अभी फिलहाल क्या होता है, भारत में जब 2 पॉलिसी इस तरीके का नहीं है, हालांकि हम लोग वॉलंटरीली इसको रखते हैं, तो क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ बोली थी, मिसिंग वीमेन की बात बोली थी। ठीक है ना, मिसिंग वीमेन की बात बोली थी, और सन मेटा प्रेफरेंस की बात बोली थी। ठीक, तो यहाँ पे सन मेटा प्रेफरेंस का ये होता है कि जो है कपल जो है, मेल और फीमेल जो है, वो तब तक बच्चे करते रहते हैं जब तक मेल चाइल्ड ना आ जाए। ठीक, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा जो है आपका ये हो गया, इस तरीके से लड़कियां हो गई, तो जब चौथा मेल हो गया तब जाके शांत होते हैं वो। ठीक, तो ये एक तरीके का सन मेटा प्रेफरेंस होती है। तो इस तरीके का अगर आप कर दो तो भ्रूण जांच और ये सब जो है ज़्यादा होगा, और वीमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आईएटा जो है ट्रेवल पास। ठीक, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिगो के बाद स्पाइस जेट ने भी इसके ट्रायल चालू कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, जो हम लोग इसको पहले पढ़ भी चुके हैं, समझ लो। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का एसोसिएशन है, एयरलाइन से संबंधित, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्या दे रहा है, ट्रेवल पास दे रहा है। ठीक, ट्रेवल पास दे रहा है। इसको हम लोग ने पहले पढ़ा भी था, जिसको बोला जा रहा था कोविड पासपोर्ट। क्या बोला जा रहा था? कोविड पासपोर्ट बोला जा रहा था ना, या फिर कोविड वीज़ा बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था बताओ? यहाँ पे इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले। इसका नाम बोला जाता है डिजिटल पासपोर्ट। ठीक, डिजिटल पासपोर्ट। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, एटा जो है ट्रेवल पास देगा। अब इसमें कई सारे एयरलाइंस हैं। अब एयरलाइन उड़ेगी तो कहीं से उड़ेगी, कहीं को जाएगी। तो जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उनके पास जो है, अब जो उड़ा रहा, जो एयरलाइंस हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो स्पाइस जेट जैसे आ रहा, तो वो सबसे आईएटा से जो है पास वास लेके एक डिजिटल पासपोर्ट सबका चेक करा के, जो लोग टेस्ट करा चुके हैं, वैक्सीनेशन करा चुके हैं, या फिर उनकी क्या हेल्थ स्टेटस है, या जो लोग का टेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिजिटल पासपोर्ट में आ जाएंगी, जो कि ट्रेवल पास आईएटा के द्वारा दिया जाएगा। और इससे जो है ट्रैवल करने में कोविड के बाद जो है अभी चल रहा है यारा, उसमें आसानी होगी। सिर्फ सिंपल सी ये इसमें चीज़ है, और इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं। डिजिटल पासपोर्ट जो है कोविड से संबंधित वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताता है। ठीक, ये चीज़ हो गई है। और इंडिया में लेबोरेटरी भी वहाँ पे, या फिर वहाँ पे भी रहती हैं, जहाँ पे भी टेस्ट वेस्ट किसी ने नहीं कराया तो उसका वहाँ तुरंत हो जाता है। अपोलो हॉस्पिटल भी कर चुका है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 20 अगस्त का, क्वेश्चन नंबर 94 है। कल मैंने 94 ही लिख दिया था, वो 93 था। पेड ग्रुप में और अलग हमारे जो ग्रुप है उसमें भी हमने दिया था उसको।
करेक्ट करके। ठीक, तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट लेके आए हैं 2 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी पे। ठीक, इसके कंसर्न्स क्या हैं और इसका ट्रू सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको एनालाइज करके आपको बताना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार 2 बच्चे की जनसंख्या नीति का मसौदा लेकर आई है। चिंताएं क्या हैं और इसका सही समाधान क्या हो सकता है, विश्लेषण करिए। ठीक, और आगे वाला सेक्शन हमारा फेवरेट सेक्शन है, इसका हमें कौन बनेगा एसपी से। इसमें किस तरीके से एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हमें जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिखाना था। कॉनकन एक्सरसाइज जो है आपकी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन से कथन सही है बताना है। कॉनकन एक्सरसाइज एक एनुअल, ठीक, बाइलेटरल। अब एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई लोग जो है इसको मिस करते हैं। देखो क्यों, कॉनकन एक्सरसाइज, एनुअल, बाइलेटरल, एक एक शब्द प्लीज ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं रोज कराता हूँ ना, अगर इसको ही आप लोग देख लिया करो तो आप लोग को जो समझ आ जाएगी भैया एग्जाम की में कैसे करना है। ये मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं खुद जिस तरीके से क्वेश्चन करता था, और मैंने अगर 5-6 बार मतलब ये यूपीएससी और ये यूपीपीसीएस, बीपीएससी सब निकाला हुआ है, एसएससी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये पेपर होते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कॉनकन एक्सरसाइज इज एन एनुअल, ठीक, तो इस पर मेरा दिमाग जाना चाहिए। ठीक, क्या ये वार्षिक है, ठीक, द्विपक्षीय है, ठीक, और इंडिया और अमेरिकन नेवी के बीच में आते हैं। अरे मैंने अगर पढ़ रखा तो मैं कहूँगा नहीं 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 अमेरिका ना है भैया, भले ही नाम याद ना है, लेकिन जो है कॉनकन को मैंने कुछ ट्रिक्स से या फिर ऐसे याद रखा होगा कि ये अमेरिका नहीं था, तो मैंने यहाँ पे अभी इस पे जो है क्रॉस टाइप से लगा दिया। 60-70% मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है। ठीक, अब ये वाला जो है ये तो भैया बीइंग कंडक्टर हो सकता है मैंने पढ़ा ही ना हो, तो अभी इसमें वो मैं नहीं आ पा रहा हूँ भाई कि भैया सही है गलत है। ठीक, इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट है कि ये जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता जो है, तालमेल और सहयोग बढ़े। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल श्योरिटी से ये चीज़ समझ में आ रही है कि तीसरा वाला तो सही है। ठीक है, तीसरा सही है तो पहला वाला हो जाएगा गलत। ठीक, अब आप उसके बाद देखो कि यार हाँ ये अमेरिका वाला भी यार ये गलत लग रहा है, तो आप ये कहोगे अच्छा यार अगर पहला वाला गलत हो जाए, हो सकता है कि ये भी गलत हो जाए, लेकिन नन तो दे नहीं रखा है इसमें, तो या तो पहला सही है या फिर गलत है, ये हो सकता है। तो आप इसमें से पहला वाला मान लो, आपके पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक, कि आपका जो है आपने इसको हटाया और पहला वाला आपने गलत मान लिया, अगर मान लो, ठीक, पहला वाला गलत मान लिया तो आपकी ये दोनों हट जाएंगे और बी ऑप्शन बच जाएगा जो कि आंसर है। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से आंसर आपको निकालना चाहिए। कॉनकन एक्सरसाइज ब्रिटेन के साथ में होती है हमारी, और अभी भारत ने जो है इंडिपेंडेंस डे पे INS टावर जो है पार्टिसिपेट किया था इसमें कॉनकन एक्सरसाइज में। और आपका अच्छा कॉनकन एरिया कौन सा होता है, कौन से तट पे होता है बताइए। ठीक है, भारत के जो है आपका यहाँ बताना आपको कॉनकन का एरिया कौन सा है। जैसे कोरोमंडल होता है आपका, नर्दर्न सिरकार्स होता है, वैसे ही कॉनकन कहाँ होता है। ठीक, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तलवार क्लास जो है सेल्फ फ्रिगेट इसमें होता है, और फॉर द इंडियन नेवी, और जो है ये इंडियन नेवी का वेस्टर्न फ्लीट से। अब कुछ तो यहाँ पे आपको हिट भी मिल गई जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान 228 विमान से संबंधित कुछ कथन दिए गए, ट्रू बताना है। ये मल्टी रोल बहुउद्देशीय उपयोगिता विमान है। ठीक, इसका इट कैन बी यूज बाय सिविल ऑपरेटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर इंट्रा एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। ठीक है, सिविल ऑपरेटर बोल रहा है, डिफेंस के लिए काम नहीं आ रहा, तो आपके यहाँ पे जो है तंतु खड़े हो जाने चाहिए कि भैया डिफेंस के लिए है कि जो है सिविल के लिए। तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप कहोगे हाँ यार सही है। इंट्रा मतलब यूपी का है तो यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी जा सकता है। HAL ने बनाया, क्या HAL ने बनाया है को सक्सेसफुली अभी इसका जो है कंप्लीट कर लिया है ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। वाह बेटे, अब मतलब जो है ये आपका एरोप्लेन भी टैक्सी में चलेंगी, क्या बात है, कौन घूमता है यार इनमें। तो ये चीज़ें हैं। हिंदुस्तान 228 VTKNR एयरक्राफ्ट जो है ये है। तो इसमें देखिए सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। कानपुर बेस्ड HAL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न है, उसने डेवलप किया है ये वाला एयरक्राफ्ट। इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम सिलेक्शन करा सकें। ठीक, आप लोग फिर से बता दूं कि UPSC का 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और EPFO का तो अब बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज का चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ही सिर्फ लगा ली तब भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आने की जो है संभावना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
और अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेनी है 8564000530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।